हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि समर 2020 का हाइड्रोलिक का पेपर सॉल्यूशंस मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। और आप इसको अगर देखेंगे भी ना तो देख के भी आपको आइडिया बहुत सारे मिल जाएंगे कि इस पेपर को कैसे सॉल्यूशन करना है। मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम टाइम में ये पूरा कंप्लीट हो सके। मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो और में है वो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए 2 आवर्स से ज़्यादा समय लग सकता है, डबल समय भी लग सकता है, 3 आवर्स भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चन का पैटर्न दे दूँ। और आप सभी को पता है कि पेपर का पैटर्न तो आपको पता ही है कि टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, और इस समय जो आपके पेपर आ रहे हैं उसमें से केवल 4 ही करने हैं, ठीक है, 4 ही करने हैं। पेपर फॉर्मेट जैसे पहले था वैसे ही अभी भी आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अभी नया नया पैटर्न बना है, तो नया पैटर्न नहीं है, पहले ही जैसा ही है। बस उसमें क्वेश्चन नंबर 5 रहते थे, 5 करने होते थे, 70 मार्क्स का होता था। इसमें अभी एक क्वेश्चन को छोड़ देना है और कोई 4 ही करना है, ठीक है। और कैसा होता है वो चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है, पेपर आपको पता ही है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे बोला है कि डिफाइन हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जो करने होते हैं 7 ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन 7 करने होते हैं और हर एक का 2 मार्क्स होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक। तो यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ कि डिफाइन कर देना, पहले तो डाल देना हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक आपने लिख देना है इस तरीके से। और इसका डेफिनेशन, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, it is the branch of fluid mechanics dealing with the behavior of fluid when it is at rest, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। फिर बाद में दूसरा है हाइड्रोडायनेमिक। तो हाइड्रोडायनेमिक का भी डेफिनेशन यहाँ पे बता देते हैं, सिर्फ सेम ही ये डेफिनेशन लिखना है। बस आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे एट रेस्ट के जगह पे इन मोशन लिख देना है, सेम ही डेफिनेशन है। देखिए ये चीज़ें लॉजिक आपको ये पेपर देखने से आपको आइडिया मिलेगा। हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनेमिक में सेम ही डेफिनेशन है, बस यहाँ पे इज एट रेस्ट है तो इज इन मोशन लिख देना है, सेम यही लिख दीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड mechanics dealing with the behavior of fluid when it is in मोशन में सिर्फ लिख देना है इसको, बस हो गया, इतना ही लिखना है। और ये क्या कर रहा है कि ऐसा फ्लूइड मैकेनिक्स का ये ब्रांच है जो क्या करता है, डील करता है फ्लूइड के बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, और वो फ्लूइड किस कंडीशन में हो, मोशन कंडीशन में हो, तब हाइड्रोडायनेमिक बोला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, डिफाइन रेनॉल्ड नंबर। इसका डेफिनेशन सब मैं बता देता हूँ। यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर लिखना है, तो यहाँ पर लिख देना हेडिंग रेनॉल्ड नंबर लिखना, उसका डेफिनेशन लिखना। क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स and found, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को पाया गया, कहाँ, फाइंड आउट
फाइंड आउट अ डायमेंशनलेस नंबर। नंबर नोन एज रेनॉल्ड नंबर, इसी को क्या बोला जाता है, रेनॉल्ड नंबर। इस तरीके से आ सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर आई और ये वी, तो आर आई वी, रीव याद कर सकते हैं, रीव मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, इनर्शिया अपन विस्कस, ठीक है, इनर्शिया अपन विस्कस को बोला जाता है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन पहले ही लिख देता हूँ। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्लासिफाइज चैनल फ्लो एज पर द फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर के बेस पे एक क्लासिफिकेशन पूछा है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फ्राउड नंबर और टाइप्स ऑफ फ्लो ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है। फ्राउड नंबर और चैनल फ्लो की बात किया ना, तो यहाँ पे एक तरफ से लिख देना फ्राउड नंबर, और इस तरफ लिख दीजिए टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें देखिए, अगर फ्राउड नंबर को एफ आर से इंडिकेट करते हैं, अगर इक्वल टू 1 है, तो ये जो फ्लो होगा वो कौन सा फ्लो होगा, क्रिटिकल फ्लो, ऐसे करके लिख दीजिएगा। अगर फ्राउड नंबर जो है वो लेस देन 1 है, 1 से कम है, देखिए ये कम वाला सिंबल है, तो फ्राउड नंबर 1 से कम है, तो इस फ्लो को बोला जाता है सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। ये चीज़ें पता चल गई। अगर जो ये फ्राउड नंबर आपका ग्रेटर है 1 से, 1 से ज़्यादा है, तो उसको सुपर क्रिटिकल फ्लो बोला जाता है। ये चीज़ें पता चल गई, तो ये इस तरीके से आप क्लासिफाई कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, राइट चेजिस एंड मैनिंग्स फॉर्मूला। अब चेजिस फॉर्मूला लिख लेते हैं और मैनिंग्स फॉर्मूला यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल देंगे चेजिस फॉर्मूला, ठीक है, चेजिस। तो मैं चेजिस अगर फॉर्मूला की बात करूं तो वो क्या होता है, ये होता है v इक्वल टू सी अंडर रूट आर इंटू एस, ठीक है। ये चेजिस फॉर्मूला है जिसमें आपको v निकालने के लिए, q डिस्चार्ज निकालने के लिए q इंटू ए वी भी, ये v निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे और q निकालने के लिए a इंटू वी। अब इसमें बता देता हूँ कि ये c क्या है। पहले तो r जान लीजिए कि r क्या है। तो R जो है वो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। दूसरा आपका इसमें इसको निकालने के लिए A अपन P कर देंगे, एरिया अपन वेटेड पेरीमीटर है। फिर उसके बाद से S जो है वो बेड स्लोप है, बेड स्लोप ऑफ चैनल, ठीक है। और उसके बाद से आपका C जो है उसको चेजिज कांस्टेंट बोला जाता है। ये दिया रहेगा आपके, अगर फाइंड आउट करने के लिए आता है तो ये चीज़ें दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। और ये चेजिज कांस्टेंट फाइंड आउट किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो कुटर फॉर्मूलास होता है उसके द्वारा ये कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो जो कुटर्स फॉर्मूला होता है उसके थ्रू ये कैलकुलेट होता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। उसके बाद से नेक्स्ट पेज में मैं आपको ये मैनिंग्स फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ और उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। क्या था मैनिंग्स फॉर्मूला, स्टार्टिंग में जब फ्री पेज पे लिखते हैं तो थोड़ा सा ब्लर होता है, लेकिन आप पेशेंस रखेंगे आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू होता है 1/n इंटू r⁻⁴ 1/6 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो C की बात हो रही थी, ठीक है, तो C के बेस पे तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। हालांकि एक और फॉर्मूला है V, ठीक है, 1/n, और R निकालने के लिए ये होता है R पे 2/3 इंटू S पे 1/2, ये मैनिंग फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे, ये इतना लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। देखिए आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है।
तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या करना, एक तरफ आइडियल लिख देना, एक तरफ रियल फ्लूइड लिख देना और इस तरीके से बना देना, ठीक है, इस तरीके से बना देना। फिर बाद में लिख लेते हैं आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होता है, वो चीज़ें 2 3 4 पॉइंट लिख देंगे तो हो जाएगा आपका काम। देखिए आइडियल फ्लूइड में पहला लिख सकते हैं कि ये जो होता है इट इज इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, इट इज कंप्रेसिबल, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट लिखेंगे कि इसके इट हैज़ नो विस्कोसिटी, इसकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती है और इसकी विस्कोसिटी होती है, इट हैज़ विस्कोसिटी। और तीसरा लिखना है तो इट हैज़ नो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन नहीं होता है। इसमें लिख सकते हो कि इसके सरफेस टेंशन होते हैं रियल के, इट हैज़ सरफेस टेंशन। एंड चौथा एक और लिख सकते हैं, इट हैज़ एन इमेजनरी फ्लूइड, इट इज लिख सकते हैं, इट इज एन इमेजनरी, ये क्या, एक काल्पनिक फ्लूइड है, ठीक है। रियल ये आइडियल फ्लूइड क्या है, काल्पनिक है, रियलिटी में नहीं है। और इसमें लिख सकते हैं कि सभी फ्लूइड, ऑल फ्लूइड्स इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में जो भी फ्लूइड लेते हैं वो सब क्या है, आर रियल फ्लूइड, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख देना है, ये थोड़ा सा अच्छे से सजा देना है, इस तरीके से अच्छे से सजा के और इस तरह से ये पूरा बॉक्स बना देना है, ठीक है, हो गया। इसकी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट पाइप। तो इक्विवेलेंट पाइप किसको बोला जाता है, जिसका डायमीटर हर यूनिफॉर्म हो, ठीक है। अ पाइप, ऐसे लिख सकते हैं, अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म diameter is called equivalent pipe, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद से इसका अगर फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले जो होता है ना, बोला ना, इस इक्वेशन फाइंडिंग डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप, मतलब डायमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो फाइंडिंग डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले हेड लॉस का होता है, ये एच एफ इक्वल टू एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 3d5। तो ये डी इधर कर दो, एच एफ को इधर कर दो, तो ये डी ही तो हमें फाइंड आउट करना है, यही तो बता रहा है कि ये डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला रूल लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि सिर्फ लेंथ वाला है तो ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एल अपन d5 इक्वल टू L1 अपन d1 5 प्लस L2 अपन d2 5 प्लस L3 अपन जितना भी है d3 5। इस बेस पे भी आपका ये डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों आपके पास फॉर्मूले हैं, जो जो दिया रहे उसके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इतना लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, राइट लिमिटेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। लिमिटेशन का मतलब होता है खामियां क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुआ, उनकी लिमिटेशन। बर्नौली इक्वेशन जो दिए थे उनमें प्रॉब्लम क्या आ गई थी। तो बर्नौली इक्वेशन में कई सारी खामियां थी, एक दो खामियां मैं बता देता हूँ जिसकी वजह से उनमें लिमिटेशन आ गए थे, प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो बर्नौली साहब ने जो दिया था, द बर्नौली equation has derived under the assumptions, मतलब जो assumptions लिए थे ना उसी assumptions को wrong साबित हो गया, that the velocity of every liquid, कोई भी लिक्विड हो उसकी वेलोसिटी, एवरी लिक्विड पार्टिकल अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन
सेक्शन ऑफ अ पाइप इज यूनिफॉर्म, ये ऐसा उन्होंने कहा था, एजम्पशंस ये दिए थे, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट सो। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी लिक्विड का जो भी लिक्विड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, सेंटर जो पाइप का जो सेंटर होता है वहाँ पे मैक्सिमम होती है और साइड की तरफ ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, कम होते जाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने बोला था। मतलब यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये जैसे पाइप है, ठीक है, तो यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर उसका प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ की जो लिक्विड है ना ये फ्रिक्शन के कारण इनकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा था कि सब जगह पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा गया कि यहाँ बीच में जो होता है ना वहाँ मैक्सिमम होता है और ये वाला जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, उससे कम होता है, डिक्रीज होता है। तो ये एक एजम्पशंस लिख देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो एक एजम्पशंस काफ़ी है। ठीक है, एक मतलब लिमिटेशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर नया क्वेश्चन देख सकते हैं, कंपेयर नोच एंड वियर। ठीक है, नोच एक तरफ से लिख दीजिए, दोनों को कंपेयर, जब कंपैरिजन बोले, डिफ्रेंशिएट बोले तो इस प्रकार से दोनों को एक साइड लिख लीजिएगा, इस तरीके से लाइनिंग बना लीजिएगा और बीच में एक लाइनिंग बना लीजिएगा। एक दो भी आप 2 लिख देंगे इनमें कंपैरिजन तो भी बताएगा। तो पहले तो ये नोच का लिख देते हैं, क्या जो नोच होता है, आ नोच may be defined, डेफिनेशन ही लिख दो, डिफाइन एज एन ओपनिंग, ये याद कर लेना। ठीक है, ओपनिंग प्रोवाइडेड इन वन साइड ऑफ अ टैंक और अ रिजर्वेयर with upstream liquid level below the top edge of the opening। ये है नोच का। ठीक है, और वियर का भी लिख सकते हो कि वियर का क्या होता है, तो वियर का भी बता देता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन। और वियर may be defined as a structure constructed across a river or canal to store water on the अपस्ट्रीम साइड। ठीक है, ये चीज़ें लिख सकते हैं, ये चीज़ें लिख देंगे तो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है नोच जो है ना, मतलब ये उसमें एक पार्ट मतलब रहता है। ठीक है, इस तरीके से बना रहता है, चाहे वो वी नोच हो चाहे रेक्टेंगल नोच हो, इस तरीके से कई सारे बने रहते हैं। तो वो चीज़ें आप एक डेफिनेशन एक लिखेंगे, काम बन जाएगा। इस तरीके से एक डेफिनेशन लिख दीजिए, कंपैरिजन हो गया। ओके, इस तरीके से लिख देंगे, आपका कंपैरिजन होगा। देखिए 8 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी इसमें करने होते हैं कितने, 7 ही करने होते हैं। तो मैं 10 के 10 इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें से कोई 7 आप आराम से कर सकें। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेट वेरियस टाइप ऑफ फ्लो। अब देखिए वेरियस टाइप ऑफ फ्लो इन पाइप भी होता है, वेरियस टाइप फ्लो इन चैनल भी होता है। तो मैं एक बता देता हूँ, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो इन पाइप। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो इन पाइप का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, आप इस अगर लिखना चाहे तो चैनल का भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिकेट किया नहीं है कि कौन से फ्लो की बात कर रहा है, ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहा है या इन पाइप की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला इसमें स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो।
दूसरा लिख सकते हैं यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा लिख सकते हैं लैमिनार फ्लो। हालांकि ये सब चीज़ें समझाया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। चौथा आप देख सकते हैं कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। पांचवा आप लिख सकते हैं इसमें रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। एक छठवां लिख सकते हैं वन डायमेंशनल फ्लो टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये 9th नंबर का हो गया। अब 10th नंबर का भी हम क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर बाद में उसको समझा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। और बर्नौली एनर्जी इक्वेशन कौन सी थी वो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। बर्नौली एनर्जी इक्वेशन आंसर करके ऐसे लिख देना, बर्नौलीज एनर्जी इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो, फिर बाद में एक एक करके मैं बता भी देता हूँ। उन्होंने ये दिया था z प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस पी अपन डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बोला था कि हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, जिसमें ये क्या था अब उन्हीं को तो पता ना। ये जेड क्या है, जेड आपका है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका जो वी स्क्वायर अपॉन 2g है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और एक है आपका ये पी अपन डब्ल्यू जो है, इसको प्रेशर एनर्जी बोला जाता है। ये प्रेशर है, ये वेट है। तो इस तरीके से ये आप इतना लिख दोगे, इतना काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये इतना लिखोगे तो ये आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10 क्वेश्चन थे उसमें 7 करने थे, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे तो इसमें 7 ही करने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 7 ही करने होंगे। आप कोई भी 10 में से 7 कर लोगे आसानी से। ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत, ठीक है, पहला वाला तो छोड़ना ही मत। शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, क्योंकि उसमें और वाला नहीं दिया है इसलिए उसको कंपलसरी कर दिया है। तो एक तो वो करना ही है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल होंगे 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस 8 क्वेश्चन में से आपको करने कितने हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं। अब हर एक क्वेश्चन, जैसे 2A है तो इसके और में भी एक होगा, ठीक है। 2B है तो उसके और में भी होगा, 2C है तो उसके और में भी होगा, 2D है तो उसके और में भी होगा, ठीक है। तो मतलब एक एक और में क्वेश्चंस हैं आपके कि इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन में से 4 करने होंगे, लेकिन इसके और वाला करोगे, ऐसा नहीं कि कोई भी 4 आप कर लोगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ प्रेशर एंड स्टेट द रिलेशन बिटवीन देम। तो जितने प्रेशर होते हैं पहले तो वही लिख देता हूँ मैं। इसका जब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, आर ऐसे करके लिख दोगे। और ये कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है आपका अब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है।
तीसरा है आपका गेज प्रेशर। हालांकि इसको बहुत अच्छे से मैंने अपने हाइड्रोलिक्स की जो मैंने पढ़ाया उसमें अच्छे से समझाया है, रिलेशन भी दिखाया है। वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से ना मैं एक डायग्राम बना के आपको इसमें दिखा देता हूँ, फिर रिलेशन भी इसके अच्छे से बता देता हूँ। जैसे देखिए ये होता है ना एक एब्सोल्यूट जीरो लाइन, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया एब्सोल्यूट, लिख देता हूँ एब्सोल्यूट जीरो लाइन बोला जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बोलो, प्रेशर लाइन बोल सकते हैं, PRESSURE लाइन, ठीक है। ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर क्या है, एकदम जीरो है। अब इसके रेफरेंस से ध्यान से समझना, इसके रेफरेंस से जो भी प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है, देखो रेफरेंस ये रहेगा, जो भी प्रेशर मेजर किया जाएगा उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर मेजर किया जा रहा है, रेफरेंस क्या है, ये रेफरेंस है, तो ये जो बताएगा ये एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर मान लीजिए बी पॉइंट है, तो यहाँ का जो प्रेशर बताएगा इसके रेफरेंस से, तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर एट बी बोल दिया जाएगा, एट बी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है कहीं का भी, मान लीजिए यहाँ पर भी है एक कोई, और यहाँ से ये मेजरमेंट किया जाता है ये रेफरेंस से, तो ये भी क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ठीक है। कहाँ पे, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अभी ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है, यहाँ के रेफरेंस से कोई एक अनदर पॉइंट का फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रेफरेंस है। देखिए एब्सोल्यूट जो ये प्रेशर है इसके रेफरेंस से और किसी को भी मेजर किया जाता है तो उसको बोला जाता है वैक्यूम प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है, देखिए ये क्या है, इसके रेफरेंस से ये आया, ठीक है, ये पता चल रहा है आपको, इसके रेफरेंस से ये आया, मतलब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन भी बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें पता चल रही हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से जो अगर कोई बिलो लाइन बता रहे हैं, ठीक है, ये रेफरेंस ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को के रेफरेंस से अगर कोई बता रहे हैं और वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो उसको वैक्यूम बोला जाता है, वैक्यूम। और उससे ज़्यादा प्रेशर, उसके मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है और उसको मेजरमेंट किया जाता है इसी के रेफरेंस से, तो उसको गेज प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा मैं इसके फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रेशर एब्सोल्यूट अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होता है, प्रेशर एब्सोल्यूट किसी का भी फाइंड आउट करना है, मान लीजिए कि इसका फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ये वैक्यूम प्रेशर माइनस होने पे तो आएगा ना, तो इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, क्या हो जाएगा, PATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक, माइनस PG अगर कर देते हैं, देखिए ये मैंने घटा दिया, P एब्सोल्यूट ये भी तो है P एब्सोल्यूट, तो गेज अगर मैं माइनस कर दूं, ध्यान से देखिए, ये गेज प्रेशर माइनस कर देता हूं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एक मिनट, अगर ये एब्सोल्यूट करते हैं तो ये इसमें से ये इतना माइनस कर देते तब ये आता है, ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया। लेकिन वैक्यूम लिखेंगे यहाँ पे, वैक्यूम होगा, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं ना, ये भी गेज प्रेशर ही होता है एक प्रकार का, लेकिन ये माइनस में होता है, ठीक है, ये माइनस गेज प्रेशर हो जाता है। अगर वही चीज़ प्लस में हो जाता है ना, तो ये PATM प्लस ये अगर करते हैं तो ये इसके लिए बताएगा, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा। ये किसके लिए बता रहा था, ये चीज़ें इसका B का एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये एब्सोल्यूट प्रेशर किसका बता रहा है, A का बता देगा अगर प्लस कर दिए तो ये इस तरीके से आप इतना लिख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। अब इसके और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर विथ नीट स्केच, ठीक है। नीट स्केच में बना के फिर बाद में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सिंपल
U2 मैनोमीटर। देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। पहले नंबर तो ये देखिए, यहाँ पर कोई लिक्विड है जिसका कुछ प्रेशर होगा, मान लीजिए ए प्रेशर है। इसको एक पाइप से बना देते हैं। थोड़ा मेरा अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से बना लेना, स्केल से बना लेना, ठीक है। अभी इसके अंदर तो लिक्विड है, इसका कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। और ये प्रेशर इसके अंदर, इसकी यहाँ तक मान लो ये पूरा इसके अंदर रहता है। क्या रहता है? ये है आपका Hg, मरकरी है, ठीक है। अभी ये क्या होगा कि इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसको क्या, इसका लेवल क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और यहाँ से ये H1 हाइट है और यहाँ से ये H2 हाइट है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर इसकी फाइंड आउट करनी है, ये डेटम लाइन है, ठीक है, ये डेटम लाइन है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इसका प्रेशर और ये मान लीजिए बी पॉइंट है, तो पी ए का प्रेशर और पी बी का प्रेशर में कौन बड़ा होगा? पी ए प्रेशर पी बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको समझा के भी रखा है कि अगर प्रेशर का डिफरेंस पता करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये बड़ा है ना, तो पी ए माइनस पी बी ऐसे करके और इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पी ए माइनस पी बी करके इसका प्रेशर और इसका प्रेशर का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा देखो ना, H2 यही होगा ना, ये पी ए माइनस पी बी मतलब यही प्रेशर बताएगा ना। तो H2 माइनस H1 कर देंगे, H2 माइनस H1 यही कर देंगे ना। और ये H2 क्या होता है, तो यही होता है ना, H का क्या होता है, रो पी अपन इसका प्रेशर अपन जी इंटू रो इंटू जी होता है, ठीक है, यही होता है। ये 1 कर लो माइनस P2, ये अच्छा ये 2 था तो 2 कर लो और यहाँ P1 अपन रो 1 G1 हो जाएगा, ठीक है। पी ए माइनस पी बी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। ये तो दिया ही होगा, प्रेशर तो दिया है, ए का प्रेशर मतलब ए का प्रेशर तो दिया होगा, इसका प्रेशर कितना है, ठीक है। और ये बी का प्रेशर है, ठीक है, ये बी का प्रेशर, ये प्रेशर 1 का प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज़ें के कैलकुलेशन से निकाल लोगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखो ये वाले की स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना कि ये वैल्यू सॉल्व कर लिए तो इनका डिफरेंस मिल जाएगा कि कितना इनमें प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हर चीज़ों में लगाओगे। जैसे मान लीजिए कम है तो ये ज़्यादा है तो इसके उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे H2 माइनस H1 हो रहा था और मान लीजिए कि ये प्रेशर, यहाँ का प्रेशर क्या है कि अगर कम है और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है तो ये वाला लेवल नीचे रहेगा, ये वाला लेवल ऊपर रहेगा, ठीक है। तो उस तरीके से डिफरेंस करके इसको निकालेंगे। कुछ स्टेप इसमें लिख देते हैं कि ताकि काम आ सकें। तो ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ए सिंपल U2 मैनोमीटर, मैनोमीटर ही इसी से मतलब प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है, इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ अ पीजोमीटर। पीजोमीटर का ये इम्प्रूव फॉर्म है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब बेंट इन यू शेप, यू शेप में होता है, वन एंड ऑफ विच इज अटैच्ड to the gauge point and other is open to the atmosphere, ठीक है। heavy liquid like mercury
ये सबसे हैवी लिक्विड होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 13.6 होती है। इज फील्ड इन द U2, ये जो U2, ठीक है, U2 मतलब ये ट्यूब जैसा बनाया हुआ है, U ट्यूब जो है, ठीक है। इट इज नोन एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इट इज known as मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। ये जो इसके अंदर मर्करी फील्ड होता है उसको ये बोला जाता है। ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड इन पाइपलाइन, टू प्रेशर इन लिक्विड इन द पाइपलाइन, चलो लिख लेना आप लोग, ठीक है। पाइपलाइन मर्कुरी इज डिस्प्लेस्ड इन द U2, displaced mercury is measured in term of H1 and H2. Displaced mercury is measured in term of head H1 and H2। इसका और क्या होता है, it can use to measure हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। निगेटिव प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट इज सुटेबल फॉर मेजरिंग निगेटिव प्रेशर ऑल्सो, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट लिखेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2B पे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज स्टेटेड, देखो 4.8 मीटर हाइट ऑफ ए ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, इनटू इसमें कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो जो दिया है सबसे पहले तो वो लिख देंगे। देखिए सॉल्यूशन इसको लिखते हैं और इसमें पहला क्या गिवन दिया है वो चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। पहले W दिया है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता ही है, ये याद रख लेना, ठीक है। W 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो ये चीज़ें याद रखें, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। इसको वेट डेंसिटी भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये चीज़ें याद रहना चाहिए। हमें जो फाइंड आउट करना है ना, अभी ये क्यों मैं लिख रहा हूँ, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका दिया है, देखो 0.9 ऑयल का ही हमें फाइंड आउट करना है ना। फिर उसके बाद से हाइट इसका दे दिया है 4.8 मीटर। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो हमें ये देखो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात किया है, इसका मतलब ये प्रेशर की बात कर रहा है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है W इंटू S इंटू H होता है, वेट डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू हाइट, ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अभी इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इंटू ये 0.9, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और ये 4.8 क्या है, मीटर में है, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा 4838। अब ये क्या आएगा, ये किलो न्यूटन में था तो किलो न्यूटन में आएगा, और पर मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये देख सकते हैं 42.38 किलो न्यूटन को न्यूटन में 1000 से, और ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो देखो 100 का मीटर इंटू 100 का सेंटीमीटर, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ न्यूटन हो गया, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिए, 1 1 2 2 3 3, और एक डिवाइड करना है तो ये पॉइंट और इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.238
न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें क्या क्या दिया था, दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें क्या क्या दिया था। पहले दे दिया था देखो कि पास्कल पी दे दिया था, किलो पास्कल मतलब बोला है ना, तो 1.9 जो था वो के पी ए था। तो इसको हम 1.9 देखो के किलो का के, पास्कल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये याद रख लेना, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसकी बात कर रहा है, इक्विवेलेंट हेड ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की बात कर रहा है। तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑयल का इसके पहले क्या था, 0.9 था, और वाटर का 1 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये चीज़ें याद रखेंगे। अब प्रेशर का भी फॉर्मूला ऊपर लिखे, क्या लिखे थे, W/S/H। ये वाला तो हमें पता ही होता है, वाटर का 9.81 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये वाला पहले लिख लेते हैं, ये 1.9 और ये 19.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और ये S का तो 1 हो जाएगा, और H तो हमें कैलकुलेट करना है, बोला है ना कि हेड क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो ये इधर से डिवाइड करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 0.193 मीटर, ठीक है। यही फाइंड आउट करना था, हो गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन जो अब जब भी आएंगे तो इस तरीके से कैलकुलेट करना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2B और है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल लॉ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख देने का, पास्कल्स लॉ, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या था वो चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे। इट स्टेट्स क्या दिए थे, क्या स्टेटमेंट दिए थे, लिख देता हूँ। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर at any point in a fluid at rest is same in all direction, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। पास्कल जी ने ये कहा था कि जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है, अगर रेस्ट में फ्लूइड है तो उसकी इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में सेम ही होती है। ये चीज़ें उन्होंने कहा था, ठीक है। अब ये इन्होंने कहा था तो एक मतलब पार्ट लेकर और उसको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कहा था और किस तरीके से ये इक्वल होगा। तो उन्होंने कहा था कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक लिक्विड का पार्टिकल ले लीजिए और उसके बेस पे उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि इनके सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक पार्ट ले लिए, कोई भी एक पार्ट, और वो पार्ट कैसा हम ले रहे हैं, इस तरीके से मान लीजिए कि ऐसा इस तरीके से ले लेते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से लेना है। इस तरीके का हम ले रहे हैं, इस तरीके का हमने लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। इस तरीके का हमने ले लिया और इसको भी हम डैश डैश करके इसे मिला लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का है, ओके। तो आपका इसका डायरेक्शन का प्रेशर मान लीजिए ये P1 है, इस डायरेक्शन का ये P2 है और इस डायरेक्शन का ये P3 है। तो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो हो रहा है, हम मतलब यहाँ पर प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके अकॉर्डिंग जो बताना चाहता हूँ, उन्होंने यही बोला कि सभी डायरेक्शन में P1 = P2 = P3, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। हालांकि आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने का मतलब देखिए, अब यहाँ पर एक मतलब ये डायमेंशन ले लिए कि ये DS है डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पर ये थीटा कुछ होगा, ओके। अब इसके बेस पे अभी जैसे देखिए कि मतलब अगर इसकी बात अगर मैं करूँ इसमें, तो ये एक चीज़ हमें पता है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पता है कि समेशन H = 0, समेशन V = 0
और R इक्वल टू 0 ये कांस्टेंट ये हमें पता है। तो समेशन H इक्वल टू 0 मतलब हम फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए DS है, ठीक है, और ये AB है, ठीक है, ये AB बोलो चाहे FE बोलो, तो इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया AB का और ये DS डायमेंशन का, देखो लेंथ इंटू विड्थ एरिया, एरिया इंटू प्रेशर कर देते हैं, पता है ना फॉर्मूला, देखिए P इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, यही होता है। तो एरिया अगर प्रेशर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका फोर्स और इस तरफ का फोर्स, सभी फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, सभी डायरेक्शन का फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर ये थीटा अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। तो ये लॉजिक अगर लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और इस तरीके से देखेंगे तो सभी की तरफ आपका जब मतलब करेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, तो आपका यही कॉन्सेप्ट आएगा P1 इक्वल टू P2 और फिर बाद में P2 इक्वल टू P3, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये चीज़ें सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2C की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन सबसे पहले तो लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिराइव फार्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल इमर्ज सरफेस। वर्टिकल अगर इमर्ज सरफेस अगर है तो उसमें टोटल प्रेशर कहाँ पर होगा और कितना होगा वही डिराइव करना है। कहने का मतलब है, जैसे समझिए कि ये वाटर बॉडी है और यहाँ इस लेवल तक पानी है, ठीक है, इस लेवल तक पानी है, वाटर है, ठीक है। अब ये जो आपके सामने ये सरफेस दिख रहा है वाटर का सरफेस, इसमें कोई बॉडी इमर्ज कर दी गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कोई बॉडी है, इसको मैंने इमर्ज कर दिया, वर्टिकल सरफेस है, ठीक है। अब ये वर्टिकल सरफेस है जिसका विड्थ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका विड्थ B हो, ठीक है, और इसका जो भी है मतलब जैसे मान लीजिए कि इस सेक्शन का कुछ पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ये सेक्शन जो है इसको लेकर चलता हूँ, डिराइव करना है तो ये चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ। और इसकी जो हाइट है वो DH जितनी है, ठीक है, DH जितनी है, और ये यहाँ से और यहाँ तक का जो डेप्थ है वो H जितना है, ठीक है। इसका ये जो आपके सामने सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन का जो CG है वो यहाँ पे आ रहा है, G इंडिकेट किया है CG, और इस CG को ही यहाँ से H बार बोलते हैं, रेफरेंस से H बार, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है। और इसका जो प्रेशर लगता होगा वो मान लीजिए कि यहाँ पे लगता होगा प्रेशर P पॉइंट पे, और इसका जो डेप्थ है वो है आपका H स्टार, ठीक है, ये चीज़ें। अभी ये H स्टार फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन वही फॉर्मूला हमें करना है। तो ये चीज़ें आपको इंडिकेट समझ में आ गया। ये यहाँ पे बोल सकते हैं फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार का वर्टिकल इमर्ज सरफेस है, वर्टिकली इमर्ज सरफेस है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है तो यहाँ पर देखिए मैं एक छोटे से सेक्शन से लेकर और उसको पूरा डिराइव करके आपको बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख सकते हो कि G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे लिख सकते हो, क्या है, CG ऑफ इमर्ज सरफेस, इमर्ज सरफेस लिख दो, ठीक है। और जो P है वो क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये सेंटर प्रेशर है P, ये P, और इससे डेप्थ कितना है, कितने डेप्थ पे ये सेंटर प्रेशर लग रहा है, तो H स्टार, और CG कितने डेप्थ पे है, H बार जितने पे है, ठीक है। तो चीज़ें भी लिख सकते हो, H बार क्या है, डेप्थ ऑफ CG, और H स्टार क्या है, डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, टोटल प्रेशर ऑन वन स्ट्रिप, ये जो वन स्ट्रिप है इस पर टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑन वन स्ट्रिप पर प्रेशर कितना होगा। तो आपको पता है कि जब छोटे से ले रहे हैं तो स्मॉल df प्रेशर इंटू, ठीक है, टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर इंटू क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप
ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो ये तो आपका P है और ये क्या हो जाएगा, बी विड्थ इंटू DH। इसका एरिया ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये वाला एरिया की बात कर रहे थे, इसका ये इंटू ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो ये B है और ये DH है, वही लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको हम ये भी तो बोलते हैं वेट इंटू हाइट, ठीक है, वेट इंटू हाइट इंटू ये B इंटू ये DH हो गया, ठीक है जी। इसको स्पेसिफिक वेट बोला जाता है और ये हाइट है, ठीक है, मतलब कितने हाइट पे है वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर मतलब यहाँ पर जो फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो टोटल प्रेशर भले ही नाम लिखा है लेकिन ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो प्रेशर मिल जाता है। यहाँ पे टोटल फोर्स की बात कर रहा है, तो टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस, देखो यहाँ पे प्रेशर क्या बोल रहा है, यूनिट एरिया की बात कर रहा है, यूनिट एरिया का टोटल प्रेशर बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पेज को चेंज कर देता हूँ और आगे बताता हूँ आपको। जितना मैंने बताया उतना आपने लिख लिया होगा, आगे मैं बता रहा हूँ। आगे आप लिखोगे जब टोटल की बात करें, टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये प्रेशर लिखे हो लेकिन ये फोर्स इंडिकेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स को ही इंडिकेट कर रहा है। एरिया के साथ जब प्रेशर मल्टीप्लिकेशन होता है तो फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये तो W होगा और ये H इंटू बी इंटू DH, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये H इंटू बी एरिया हो जाता है और ये DH का H बार हो जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया। तो ये क्या आ जाता है आपका, W इंटू A इंटू H बार आ जाता है। तो ये आपके सामने फॉर्मूला आ जाता है, इसी फॉर्मूले से हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसका और वाला क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पीजोमीटर। पीजोमीटर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो पीजोमीटर किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो मैं फिगर आपको बना देता हूँ। इस तरीके का पीजोमीटर होता है, ये मान लीजिए कि कोई लिक्विड है और इसका एक इस तरीके से बना रहता है, इस तरीके का बना रहता है, ठीक है। इसमें ये जो भी है एक लिक्विड जाती है, इसका यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये H है, इस तरीके का यहाँ पर A पॉइंट है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को S से इंडिकेट किया गया। अब इससे रिलेटेड मैं ये पॉइंट इसे बना देना, फिर बाद में एक एक पॉइंट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि ये जो है ये मैनोमीटर का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर। ये मैनोमीटर का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और पॉइंट में इसमें लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या कंसिस्ट होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब, एक ट्यूब कंसिस्ट होता है, एक एंड पे क्या आता है, वन एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू द पाइपलाइन। क्या होता है, कनेक्टेड टू द पाइपलाइन होता है, पाइपलाइन से होता है, ठीक है। देख सकते हैं कनेक्टेड टू द पाइपलाइन इन विच pressure is required to be found out, pressure is required to be find out, फाउंड आउट, ठीक है, फाउंड आउट कर सकें इसलिए, ओके। और जो दूसरा एंड होता है, द अदर एंड is open to the atmosphere,
एटमॉस्फेयर में देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ओपन है, इन विच liquid can rise freely without overflow. ठीक है, ये पॉइंट इतना लिख सकते हैं, और पॉइंट ऐड करना है तो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये लिख सकते हैं द हाइट एट which the liquid rises up in the tube gives pressure head directly. डायरेक्टली मिल जाता है प्रेशर हेड इस तरीके से। और क्या प्रेशर मिलता है ये आप बताइए, W इंटू एच बोलो, या तो रो इंटू जी, ये W होता है, और इंटू ये एच, ये हो जाता है प्रेशर। ठीक है, ये आपको पता है, ये डेंसिटी है, और ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हाइट है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ अगर इसका लिमिटेशन लिखना है तो लिमिटेशन भी लिख सकते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है, वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट ये ऐड करके लिख सकते हैं, इसके लिमिटेशन भी मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। अगर इसके लिमिटेशन मतलब कहाँ तक इसकी हद है। ठीक है, इसकी लिमिट कहाँ तक है, तो ये जो पीजोमीटर है इज यूज्ड टू मेजर लो टू मीडियम प्रेशर, लो टू मीडियम प्रेशर, इसी को मेजर करने के लिए है। दूसरा लिख सकते हैं इट कैन बी यूज टू मेजर हाई प्रेशर, इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मेजरमेंट करना है तो नहीं कर सकते इसे। ठीक है, हाई प्रेशर इसे नहीं मेजर किया जा सकता, इसीलिए ये इसका एक लिमिटेशन है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजरमेंट होता है, निगेटिव वैक्यूम नहीं प्रेशर मेजरमेंट होता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर डी वाला भी पॉइंट देख लेते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2D, एक्सप्लेन बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज विथ नीट स्केच। तो ये किस प्रकार से होता है वो चीज़ें मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसका फिगर आप पहले तो आधा से ज़्यादा सर्कल बनाइए, रिपीटेड इस तरीके से बनाइए। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, और एक पार्ट ऐसे करके ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इसको बोला जाता है सॉकेट। ठीक है, और यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ से एक इस तरीके से निकालिए, जिसको बोला जाता है लिंक। ठीक है, यहाँ पर होता है टिप, और ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इस तरीके से मिला होता है। ठीक है, इस तरीके का पार्ट से गियर होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से ये ऐसे लगा रहता है, इसको बोला जाता है गियर सेक्टर। ये अगर मूव होता है तो फिर बाद में ये मूव होता है, फिर बाद में इसके साथ यहाँ पर इस तरीके से बना रहता है मार्किंग। ठीक है, यहाँ 100 है, यहाँ 0 है, ऐसे करके मार्किंग बना रहता है, इसको बोला जाता है स्केल। ठीक है, यहाँ पर कुछ अगर क्रॉस सेक्शन कट किया जाए ए
तो क्रॉस सेक्शन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का होता है। यहाँ पर अगर इस तरीके से देखा जाए तो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। सेक्शन ए लिख सकते हैं इसका। देखो प्रेशर ट्यूब जो है ये प्रेशर ट्यूब है, इसको ही बोला जाता है बॉर्डन ट्यूब, ठीक है। यहाँ से प्रेशर जाता है, प्रेशर जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। कंपोनेंट बता सकता हूँ। द कंपोनेंट ऑफ बॉर्डन गेज, तो पहला होता है बॉर्डन ट्यूब होता है जो मैं आपको दिखाया, सेक्टर होता है, तीसरा होता है पिनियन, चौथा होता है डायल गेज, पांचवा होता है पॉइंटर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कि ये जो डिवाइस होता है, दिस डिवाइस कंसिस्ट, ये जो डिवाइस होता है ये क्या क्या कंसिस्ट करता है ये चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। ऑफ ए मेटालिक ट्यूब, ऑफ इलिप्टिकल सेक्शन closed at one end, A, the other end B, being fitted to the gauge point, ठीक है। और भी जो छोटे मोटे पॉइंट है वो चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ इसका एडवांटेज लिख देता हूँ, एडवांटेजेस यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इट्स कंस्ट्रक्शन जो होता है इज सिंपल एंड ईजी होता है। इनिशियल कॉस्ट इसका जो होता है वो इज लो होता है। इसका यूज फॉर मेजरिंग हाई प्रेशर, हाई प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इट हैज़ गुड एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इट कैन बी यूज विथ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। It is available in wide range, ठीक है। अवेलेबल क्या है, वाइड रेंज में ये अवेलेबल है। ये चीज़ें से देख सकते हैं। अभी इसका एक और वाला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, और ट्रायंगुलर प्लेट है, 1.8 मीटर बेस है, ठीक है। उसका बेस क्या है, 1.8 मीटर है, एंड 2.4 मीटर हाइट है। उसकी हाइट कितनी है, 2.4। इज फुल्ली इमर्ज इन वाटर वर्टिकली विथ इट्स अपेक्स जो है बिलो है, अपेक्स बिलो है द बेस। द बेस इज पैरेलल टू एंड एट द डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर बिलो द लिक्विड सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस। मतलब मैं ये फ्री लिक्विड सरफेस बनाऊँ, ठीक है। आपके सामने ये मेरा फ्री लिक्विड सरफेस है, तो यहाँ से 1.2, लो ये 1.2 मीटर है। यहाँ पर अपेक्स जो होगा, ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये इस तरीके से बनेगा, जिसका अपेक्स जो है नीचे है, गोला है, और इसकी हाइट दे दिया है, कितना दिया है,
इस हाइट को दिया है 2.4 मीटर और ये बेस दिया है कितना बोला है 1.8 मीटर। इस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनाने आना चाहिए। फिर बाद में बोला है कि टोटल प्रेशर ऑन प्लेट, प्लेट पर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है, और डेप्थ ऑफ सेंटर प्लेट फाइंड आउट करना। मतलब आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि टोटल प्रेशर एफ, ये फाइंड आउट करना है। एफ से इंडिकेट करते हैं तो ये क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, ठीक है, इससे मिल जाता है। और प्लस उसका एच स्टार भी फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें भी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो गिवन जो दिया है वो चीज़ें लिख लेते हैं। तो गिवन के बेस पे सबसे पहले तो इसका एरिया कैलकुलेट करने, क्योंकि एरिया आ रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि देखो टोटल प्रेशर बोला है ना पहले तो वाटर का प्रेशर और फिर बाद में डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वही लिखने का जिसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया मिले, W इंटू ए इंटू एच बार, ठीक है। ये एच बार कैसे मिलेगा, तो एच बार कैलकुलेट करने भी आना चाहिए, वो चीज़ें भी मैं अभी बता दूंगा कि एच बार कैसे मिलेगा। आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़े हो तो वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि एच बार मतलब ये डिस्टेंस प्लस यहाँ बेस से देखोगे तो ये हाइट का h/3 जितना होता है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूले कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले तो एच बार क्या होगा, ये 1.2 प्लस ये 2.4 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2.0 मीटर, इतना आ जाएगा। 3 8 0.8 आएगा और 1.2 से ऐड करोगे तो 2.0 आ जाएगा, इतना मीटर हो गया। मतलब यहाँ से ये जो है आपका एच बार आ गया और ये डिस्टेंस यहाँ पे मान लो CG होगी, तो वही एच बार बताता है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए IG क्यों चाहिए वो चीज़ें मैं बता दूंगा। पहले तो इसके लिए जो खुराक है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। एरिया चाहिए तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ इंटू बेस आपका 1.8 है इंटू हाइट 2.4 है, सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 2.16 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा वैल्यू। फिर बाद में IG क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो आप डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ H स्टार, तो उसका फॉर्मूला होता है IG अपॉन एरिया इंटू एच बार प्लस एच बार होता है। तो IG निकालना जरूरी है, तो यहाँ IG निकाल लेते हैं। और IG का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस तरीके से अगर आपके सामने हो तो ये फॉर्मूला होता है BHQ अपॉन 36, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालेंगे, 1.6 है बी आपका 1.8 है, तो 1.8 इंटू 2.4 का क्यूब अपॉन 36 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 0.6912, ठीक है। ये चीज़ें मीटर रेज़ टू पावर 4 आ जाता है। उसके बाद आप वैल्यू पुट कर लो, यहाँ इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इंटू एरिया आया 2.16 और ये आया 2, सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 92.38 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये आपका प्रेशर है, ठीक है, सेंटर प्रेशर है, इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। सेंटर प्रेशर मतलब ये फोर्स है बता रहा है, ये किलो न्यूटन में है ना, तो फोर्स बता रहा है। अगर एरिया के साथ उसके पूरे एरिया के साथ इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो वो प्रेशर बताएगा। लिखा है भले ही जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब फोर्स, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लेना, कई सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे IG भी निकाल के ही रखे हैं 0.6912, एरिया ऑलरेडी निकाला है और ये भी निकाला ही है, अब प्लस 2.0 कर लेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 2.16 मीटर। तो ये H स्टार है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए।